वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट जोन में। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक हैं, इसलिए एग्ज़ाम को लेकर हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद करें और समझें ताकि एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पटना के संजय प्रधान को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड मिला। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दावोस एजेंडा 2022 में 18 जनवरी 2022 को पटना के संजय प्रधान को दुनिया भर के अन्य 14 लोगों के साथ वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। संजय प्रधान को यह पुरस्कार दुनिया के 78 देशों में गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके किए गए बेहतरीन कार्यों को लेकर दिया गया है। वह ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप नाम के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 6 वर्षों के सीईओ हैं। 10 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापकों में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी शामिल हैं और यह 78 देशों में सक्रिय हैं। वह इससे पहले 2008 से 2016 तक वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो राष्ट्रीय से रिलेटेड है, सारथी ऐप के बारे में। हाल ही में बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी ऐप लॉन्च किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस ऐप का उद्देश्य इन्वेस्टर्स में सिक्योरिटी मार्केट KYC प्रोसेस, ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड, मार्केट डेवलपमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड की शिकायत का निपटान आदि को लेकर जागरूकता लाना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 1992 में ही हुआ था। सेबी का मुख्य कार्य शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही यह संस्था ट्रेडर्स और निवेशकों को किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी और स्कीम के खिलाफ मदद प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत में डिजिटल भुगतान में मार्च 2021 की तुलना में सितंबर 2021 में 40% की बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में ऑनलाइन लेन देन का सूचकांक माप 270.59 था, जो सितंबर 2021 में बढ़कर 304.6 हो गया। इसका आधार वर्ष 2018 था। डिजिटल भुगतान सूचकांक के विषय में इसको भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी किया जाता है, जो भारत में डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान की गहराई को दर्शाता है। RBI ने 2021 से अर्धवार्षिक आधार पर 4 महीने के अंतराल पर इस सूचकांक को प्रकाशित करना शुरू किया है, अर्थात यह हर साल मार्च और सितंबर के लिए क्रमशः जुलाई और जनवरी में जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन डाटा वीक के बारे में। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने ओपन डाटा वीक शुरू किया है। यह सप्ताह 17 जनवरी से 21 जनवरी 2022 के बीच मनाया गया। यह देश के पारिस्थितिक तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सप्ताह के दौरान आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट शहरों के बारे में उच्च गुणवत्ता वाले ब्लॉग और डेटा सेट प्रकाशित किया। डेटा को एक खुले डेटा पोर्टल में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि राज्य विशेष के बारे में है, KCR किट योजना के बारे में। तेलंगाना सरकार द्वारा KCR किट योजना की शुरुआत की गई, जो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह योजना मां और नवजात बच्चे के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसके तहत प्रसव के बाद मां को KCR किट दी जाती है, जिसमें नवजात बच्चे को स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक 16 चीज़ें शामिल हैं। इस योजना को 2017 में तत्कालीन चंद्रशेखर राव ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो कि निधन से रिलेटेड है। सेटनिनो डे ला
फुएंते का निधन हुआ, जो कि 18 जनवरी 2022 को हुआ। 18 जनवरी 2022 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में नामित किए गए सेंटिनिनो डे ला फुएंते का निधन हो गया। वह 112 वर्ष के थे। वह स्पेन के उत्तरी पश्चिम शहर लियोन के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुरक्षा के बारे में। सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास मिलन है। बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन का 2022 संस्करण 25 फरवरी को 4 मार्च तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाला है। भारतीय नौसेना के हाल में की घोषणा के अनुसार द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के 2022 संस्करण में 45 से अधिक देशों की नौसेनाओं की भागीदारी की संभावना है, जिससे कि यह सबसे बड़ा नौसैन्य अभ्यास होगा। मिलन 1995 से भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा द्विवार्षिक बहुपक्षीय कार्यक्रम है। INS रणवीर में विस्फोट। 19 जनवरी 2022 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना का विध्वंसक INS रणवीर में हुए एक विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मी शहीद हो गए और 11 अन्य घायल हो गए। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यह दुर्घटना INS रणवीर के अंतर्गत आंतरिक डिब्बे में विस्फोट के कारण हुई थी। INS रणवीर भारतीय नौसेना के बनाए गए 5 राजपूत श्रेणी के विध्वंसक में से चौथा है। इसे अक्टूबर 1986 को कमीशन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में। बृहस्पति जैसा ग्रह। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने बृहस्पति जैसे एक नए ग्रह की खोज की है, जिसे TOI 2180.6 नाम दिया गया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, यह ग्रह बृहस्पति के आकार का है। यह पृथ्वी से 379 प्रकाश वर्ष दूर है। यह पृथ्वी की तुलना में 105 गुना सघन है। इसे अपने तारे की परिक्रमा करने में 261 दिन लगते हैं। यह हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तथा इसके सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह के बृहस्पति के समान ही छल्ले और चंद्रमा भी हैं। खेलकूद के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सानिया मिर्जा का टेनिस से संन्यास। 19 जनवरी 2022 को भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास लेने की घोषणा की। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, 35 वर्ष की सानिया मिर्जा ने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, जिसमें 3 मिश्रित युगल ट्रॉफी है। वह भारत की सबसे सफल महिला टेनिस खिलाड़ी हैं के तौर पर संन्यास लेंगी। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार आदि से सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में वह भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। 2005 में टाइम पत्रिका ने सानिया को एशिया के 5 नायकों में नामित किया था। वर्तमान में वह नवगठित भारतीय राज्य तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा विराट कोहली ने वनडे में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा। विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज खेलते हुए विपक्षी टीम के खिलाफ उसके घर में सबसे ज़्यादा 5108 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 5065 रन बनाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। सचिन ने 147 मैच में से रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने 108 मैच में से यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहार विशेष के बारे में। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में खगड़िया अव्वल रहा। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रदेश का खगड़िया जिला अव्वल आया है। यह रैंकिंग नवंबर 2021 के आधार पर की गई है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपके करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बन जाएंगे। साथ ही साथ आपको बिहार के लिए दूसरा कोई करंट अफेयर्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप इसे ही फॉलो करें, आपके बिहार करंट भी एक में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन भी इससे कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। बेहतर प्रदर्शन के लिए नीति आयोग द्वारा खगड़िया जिले को 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। जमुई व पूर्णिया ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। नीति आयोग जमुई को 2 करोड़ रुपए और पूर्णिया को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन देगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के विषय में जान लेते हैं। जनवरी 2018 में
प्रारंभ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर समग्र विकास में उनकी सहायता करना है। राज्य इस कार्यक्रम के प्रमुख परिचालक हैं और केंद्र की ओर से नीति आयोग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यह कार्यक्रम 5 विषयों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास और बुनियादी आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है। केंद्रीय करों से बिहार की हिस्सेदारी। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के मध्य में बिहार को एक मुश्त 9,563 करोड़ 30 लाख रुपए मिले हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे बिहार में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा। योजनाओं के लिए खर्च करने में भी सुविधा होगी। बिहार को मासिक किस्त के अलावा 1 महीने का अग्रिम भी दिया गया है। बिहार में पूर्व से ओबीसी आरक्षण लागू। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सभी राज्यों के लिए स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग की सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया जाना आवश्यक हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के निर्वाचन आयोग को ओबीसी आरक्षण के प्रावधान के आधार पर पंचायत व नागरिक का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2006 से और नगरपालिका निर्वाचन में वर्ष 2007 से लागू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय। इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा देख लेते हैं। 21 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। यह प्रतिमा ग्रेनाइट की बनी होगी। पूछा जा सकता है जो ये प्रतिमा किस चीज़ की बनी हुई है, तो आप उसमें सही टिक लगा सकते हैं, ग्रेनाइट। जब तक उनकी पत्थर की प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस होलोग्राम प्रतिमा का नेताजी की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2022 को लोकार्पण करेंगे। नेताजी की ग्रेनाइट प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी और यह उस मंडप में स्थापित की जाएगी जहां कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी और जिसे 1968 में हटा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अमर जवान ज्योति का विलय। 21 जनवरी 2022 को 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समर स्मारक ज्योति में कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाकिस्तान पर 1971 के युद्ध की जीत व बांग्लादेश की आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शहीदों की याद में 1972 के गणतंत्र दिवस पर टेक्नोलॉजी की कोविड जांच किट को मंजूरी प्रदान की। इस किट को इम्यूजेनिक्स बायोसाइंस के सहयोग से विकसित किया गया है। यह संक्रमण का पता लगाने में 45 मिनट का समय लेती है। SARS-CoV-2 वायरस का पता लगाती है और कोरोना वायरस के और अन्य स्वरूपों से ओमिक्रॉन का फर्क भी बतलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्लिपकार्ट का स्टार्टअप प्रोग्राम लिप। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लिप शुरू किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना है। यह अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। आइए एक नज़र में हम देख लेते हैं 22 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को। हाल ही में इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया गया है। UNCTAD द्वारा लिप नामक स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किया गया है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया फ्लिपकार्ट के द्वारा। हाल ही में हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश सरकार ने समझौता किया है आदि बद्री बांध निर्माण पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। हाल ही में प्रधानमंत्री ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के लिए संस्करण का सफल परीक्षण किया है उड़ीसा के चांदीपुर तट से। चर्चा में रहा कि वीडानोवस एक कोविड जांच किट है। हाल ही में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए हैं पूर्व कैग प्रमुख विनोद राय। हाल ही में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी IFFCO के चेयरमैन के पद पर नियुक्त हुए हैं दिलीप संघानी। नीति आयोग के हाल में जारी आकांक्षी जिला कार्यक्रम की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है खगड़िया जिला।
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अमर जवान ज्योति का विलय किया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक ज्योति में। ये 24 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स हैं। आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। बीटिंग रिट्रीट से बापू की पसंदीदा धुन हटी। सेना द्वारा जारी गणतंत्र दिवस समारोह 2022 की पुस्तिका में अबाइड विद मी धुन नहीं है। 29 जनवरी 2022 को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में इस बार महात्मा गांधी के पसंदीदा स्तुति गीत अबाइड विद मी धुन को हटा दिया गया है। यह धुन हर साल समारोह के समापन पर बजती थी। इस बार समारोह का समापन सारे जहां से अच्छा गीत की धुन से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुभाष भौमिक के बारे में। भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 22 जनवरी 2022 को निधन हो गया। वे 72 साल के थे। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक साल 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्य थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंगल साइन ऑन के बारे में। केंद्र और राज्य सरकार की हर तरह की योजना का सेवा का लाभ होने के लिए अब एक ही डिजिटल प्रोफाइल होगा। इसे सिंगल साइन ऑन नाम दिया गया है। यह व्यवस्था अगस्त 2022 से शुरू होगी। इसमें एक ही आईडी के माध्यम से हर तरह की सरकारी सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। वर्तमान में अलग अलग वेबसाइटों पर अलग अलग लॉगिन और पासवर्ड इस्तेमाल होता है। यह व्यवस्था लागू होने के बाद इस झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पराक्रम दिवस के बारे में। 23 जनवरी 2022 को देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। 2021 में केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है। आइए देख लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था और मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई। 1919 को भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए लंदन गए थे। 1921 में स्वराज पार्टी के समाचार पत्र फॉरवर्ड का स्थापना किया। 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन से मांडले जेल गए कुल 11 बार। 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और फिर 1930 में कलकत्ता के मेयर बने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के अध्यक्ष चुने गए। 1938 में हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में त्रिपुरी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, परंतु बाद में इस्तीफा देकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। प्रमुख नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5वां राष्ट्रीय बाघ अनुमान गणना। हाल ही में देश में 5वां राष्ट्रीय बाघ अनुमान गणना शुरू हो गया है। कोविड-19 के खतरों के बीच 22 जनवरी 2022 को कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 3 चरणों में होने वाला यह गणना शुरू हुआ। भारत में बाघों की कुल संख्या का अनुमान लगाने के लिए बाघों की गिनती राष्ट्रीय स्तर पर हर 4 वर्ष पर होती है। 2018 की बाघ जनगणना में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक थी। बाघों की गणना के अलावा हाथी, गौर और अन्य जानवरों सहित विभिन्न शाकाहारी जीवों पर भी डाटा संग्रह किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उन्नयन बांका कार्यक्रम के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम के दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उन्नयन बांका कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए बताया कि इस योजना से प्रेरित होकर अरुणाचल प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों ने अपने यहाँ इसे लागू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांका जिले में तत्कालीन DM कुंदन कुमार की पहल पर उन्नयन बांका कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से स्मार्ट क्लास के जरिए बच्चों को वीडियो लेक्चर व चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसे मोबाइल के इकोवेशन ऐप से भी जोड़ा गया था। इस कार्यक्रम से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट में देश के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया है।
इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट के वेबसाइट के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को भी लॉन्च किया गया है तथा गुजरात की सभी अदालतों में ई कोर्ट फीस सिस्टम को भी लॉन्च किया गया है। इस प्रकार गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है जहां जस्टिस क्लॉक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जस्टिस क्लॉक से तात्पर्य उच्च न्यायालय एवं राज्य के अन्य अदालतों के परिसरों के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले LED वॉल लगाने से है। इसमें लंबित मामलों के निपटान की जानकारी लगातार दर्शाई जाती रहेगी। इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा आज का सेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।